क्या आप कभी किसी ऐसी हवेली के बारे में सुने हैं जिसे शहर के लोग भूतिया कहते हैं? ऐसी हवेली जहां कभी रात में रोशनी नहीं होती और हवा में सिर्फ चीखें गूंजती हैं। आज रात हम आपको एक ऐसी ही हवेली के भयानक राज से रूबरू कराएंगे। ये कहानी है आर्यन की, जो एक युवा इतिहासकार था। उसे पुराने किस्सों और रहस्यों को सुलझाने का शौक था। एक दिन उसे एक ऐसी हवेली के बारे में पता चला जो शहर के बाहरी इलाके में खंडहर बनकर खड़ी थी। लोगों का कहना था कि यह हवेली भूतिया है और रात के वक्त यहां से अजीब आवाजें आती हैं। आर्यन को इस कहानी की सच्चाई मालूम करनी थी। उसने फैसला किया कि वो रात को इस हवेली में जाएगा। पूरी तैयारी के साथ आर्यन रात को हवेली के पास पहुंचा। हवेली वाकई में खंडहर अवस्था में थी। टूटी हुई खिड़कियां और उखड़ी हुई ईंटें ये बता रही थीं कि यह हवेली सालों से किसी के रहने के काबिल नहीं रही। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। अंदर का वातावरण और भी ज्यादा खौफनाक था। मकड़ी के जाल हर तरफ फैले हुए थे और धूल की परतें जमी हुई थी। धीरे धीरे चलते हुए आर्यन हवेली के एक बड़े हॉल में पहुंचा। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी मेज रखी हुई थी, जिस पर एक धूल से ढका हुआ शीशा रखा था। जैसे ही आर्यन ने शीशे को छुआ, उसमें से अचानक एक भयानक चेहरा उभर आया। वो चेहरा एक बूढ़े आदमी का था, जिसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। आर्यन चीख उठा और पीछे हटने लगा, मगर तभी हवा में ठंडी हवा का एक झोंका आया और हॉल का दरवाजा जोर से पटक कर बंद हो गया। आर्यन फंस गया था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर बाद हवेली के अंदर अजीब सी आवाजें गूंजने लगी, हंसी, चीखें और घसीटने की आवाजें। आर्यन डर के मारे कांपने लगा। तभी उसने देखा कि एक सफेद साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो साया एक महिला का था, जिसके हाथों में खंजर था और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। आर्यन अपनी चीख निकाल भी नहीं पाया कि वो साया उसके ऊपर आ गया। कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ियां हवेली के पास पहुंची। उन्हें बेहोश हालत में आर्यन मिला। आर्यन ने जो कुछ भी देखा था वो उन्हें बताने में भी असमर्थ था। हवेली के बारे में लोगों की कहानियां सच थीं, लेकिन वो भूत की कहानी नहीं थी, बल्कि किसी खौफनाक हत्या का राज था। वो महिला का खंजर और गुस्से से भरा चेहरा, ये सब किसी खौफनाक अतीत की निशानी थे। पुलिस ने जांच शुरू की, मगर हवेली के भयानक राज को सुलझा पाना उनके लिए भी आसान नहीं था। हवेली से बेहोश निकाले जाने के बाद आर्यन अस्पताल में भर्ती हो गया। कई दिनों तक वो सदमे में रहा। उसे बार बार हवेली का खौफनाक माहौल और सफेद साया दिखाई देता था। एक दिन अस्पताल में उससे मिलने एक बुजुर्ग आदमी आया। वो आदमी खुद को हवेली का पुराना चौकीदार बता रहा था। उसने आर्यन को बताया कि हवेली में जो महिला का साया उसे दिखाई दिया वो रानी लक्ष्मी थी। वह आदमी आगे कहता है, रानी लक्ष्मी इस हवेली की रानी थी। उन्हें उनके पति ने बेरहमी से हत्या कर दी थी और तब से उनकी आत्मा हवेली में भटक रही है, बदले की आग में जल रही है। आर्यन को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच है, मगर बुजुर्ग आदमी की बातों में एक सच्चाई थी। उसने आर्यन को बताया कि रानी लक्ष्मी का बदला तभी पूरा होगा जब उसके हत्यारे को सजा मिलेगी। अस्पताल से छूटने के बाद आर्यन ने पुलिस से संपर्क किया। उसने उन्हें रानी लक्ष्मी की कहानी और बुजुर्ग चौकीदार की बातें बताईं। पुलिस ने हवेली की दोबारा जांच शुरू कर दी। इस बार उनकी नजर हवेली के पीछे एक सूखे कुएं पर गई। कुएं को खोदने पर उन्हें उसमें से हड्डियां मिली। जांच में पता चला कि वो हड्डियां रानी लक्ष्मी की ही थीं। अब पुलिस के पास सबूत था, लेकिन हत्यारे का पता लगाना बाकी था। आर्यन ने हवेली के पुराने दस्तावेजों को खंगाला। उन दस्तावेजों से उसे पता चला कि रानी लक्ष्मी के पति का नाम राजा विक्रमादित्य था। कुछ और खोजबीन के बाद पुलिस को पता चला कि राजा विक्रमादित्य की मौत उसी साल हुई थी जिस साल रानी लक्ष्मी की हत्या हुई थी। यह एक अहम सुराग था। अचानक आर्यन को याद आया कि हवेली में उसने शीशे में जो चेहरा देखा था वो किसी बूढ़े आदमी का था। क्या वो राजा विक्रमादित्य की आत्मा थी? कहीं ये हवेली सिर्फ रानी लक्ष्मी की बेचैनी का ठिकाना नहीं, बल्कि राजा विक्रमादित्य के पाप का बोझ भी ढो रही है। आर्यन को हवेली के रहस्य के बारे में जितनी जानकारी मिली वो उतना ही परेशान हो गया। क्या रानी लक्ष्मी को कभी सच्चा इंसाफ मिल पाएगा? क्या राजा विक्रमादित्य की आत्मा हमेशा के लिए अशांत रहेगी? कुछ महीनों बाद आर्यन ने हवेली के पास एक छोटा स्मारक बनवाया। स्मारक पर रानी लक्ष्मी का नाम लिखा हुआ था।
वो ये तो नहीं जानता था कि रानी लक्ष्मी की आत्मा को शांति मिलेगी या नहीं, लेकिन कम से कम अब उस बेगुनाह रानी को दुनिया के सामने एक पहचान तो मिल जाएगी। हवेली को अब भी शहर के लोग भूतिया ही कहते हैं, मगर अब उनके डर के साथ एक सहानुभूति भी जुड़ गई है। वो रानी लक्ष्मी की कहानी जानते हैं और उसकी पीड़ा को समझते हैं। एक रात आर्यन हवेली के पास खड़ा था। हवा में सन्नाटा था, सिर्फ दूर से कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। तभी उसे लगा हवा में किसी ने उसका नाम पुकारा, आर्यन। आर्यन चौंक गया। उसने इधर उधर देखा लेकिन वहां कुछ नहीं था। शायद ये उसकी कल्पना थी, लेकिन उसके मन में एक सवाल कौंधा गया, क्या रानी लक्ष्मी की कहानी वाकई खत्म हो चुकी है या कहीं ये कहानी का सिर्फ एक अध्याय है। कुछ समय बीत गया। आर्यन अब एक नामचीन इतिहासकार बन चुका था, मगर हवेली का राज उसके दिमाग में हमेशा घूमता रहता। रानी लक्ष्मी की फीकी पुकार और राजा विक्रमादित्य का बेचैन चेहरा उसे रातों को नींद नहीं आने देते थे। एक दिन उसे एक पुरानी किताब में एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। किताब में लिखा था कि राजा विक्रमादित्य की मौत जहर खाने से हुई थी, न कि किसी बीमारी से। यह जानकारी आर्यन के लिए एक नया सुराग थी। उसे शक हुआ कि शायद राजा विक्रमादित्य को किसी ने जहर दिया होगा, लेकिन सवाल यह था कि वो कौन था। किताब में एक और नाम सामने आया, राजा विक्रमादित्य का विश्वास पात्र मंत्री युधिष्ठिर। आर्यन को लगा कि शायद युधिष्ठिर ने ही राजा विक्रमादित्य को जहर देकर रानी लक्ष्मी को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। उसने पुलिस से संपर्क किया और उन्हें यह नई जानकारी दी। पुलिस ने हवेली के पीछे सूखे कुएं से मिली हड्डियों का डीएनए टेस्ट करवाया। टेस्ट के नतीजे चौंकाने वाले थे। हड्डियां सिर्फ रानी लक्ष्मी की नहीं थी, बल्कि उनके साथ ही राजा विक्रमादित्य के अवशेष भी मिले थे। अब यह साफ था कि राजा विक्रमादित्य की भी हत्या कर दी गई थी। जांच आगे बढ़ी और पुलिस युधिष्ठिर के पीछे पड़ी। कई दिनों की तलाश के बाद पुलिस युधिष्ठिर को ढूंढ निकाली। युधिष्ठिर बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी एक छिपा हुआ डर था। पुलिस की पूछताछ में युधिष्ठिर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि रानी लक्ष्मी राजा से ज्यादा प्यार करती थी। युधिष्ठिर ने षड्यंत्र कर राजा को यह यकीन दिलाया कि रानी लक्ष्मी राजा को धोखा दे रही है। गुस्से में आकर राजा विक्रमादित्य ने रानी लक्ष्मी को मारने का फैसला कर लिया। युधिष्ठिर ने उन्हें जहर दिया, लेकिन यह जहर इतना तेज था कि गलती से खुद राजा विक्रमादित्य को भी पीना पड़ गया। युधिष्ठिर डर गया और उसने दोनों के शवों को कुएं में फेंक दिया। सालों साल वो इस भयानक राज्य को अपने सीने में दबाए जिंदा रहा। युधिष्ठिर को गिरफ्तार कर लिया गया। हवेली का राज्य सदियों बाद खुलकर सामने आ गया था। रानी लक्ष्मी को शायद कभी सच्चा इंसाफ न मिला, लेकिन कम से कम अब दुनिया को उनकी बेगुनाही का पता चल चुका था। हवेली अब भी खड़ी है, लेकिन अब उसमें से चीखें नहीं, बल्कि शांति की हवा आती है। शायद रानी लक्ष्मी की आत्मा को अब सुकून मिल गया है। कुछ समय बाद आर्यन फिर से हवेली के पास गया। हवा में सन्नाटा था, सिर्फ पेड़ों के पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। आर्यन को लगा हवेली अब पहले जैसी भयानक नहीं लगती। तभी उसे अचानक एक सफेद तितली दिखाई दी। तितली हवेली के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी, मानो किसी को ढूंढ रही हो। आर्यन को अजीब सा लगा। वो तितली के पीछे चला। तितली हवेली के पीछे सूखे कुएं के पास गई और फिर अचानक गायब हो गई। आर्यन को लगा शायद ये उसकी कल्पना थी, मगर उसके मन में एक सवाल उठा, क्या रानी लक्ष्मी की आत्मा को वाकई शांति मिल गई है, या कहीं ये सफेद तितली उसी अधूरे सवालों की निशानी है। शायद हवेली का राज पूरी तरह से सुलझा भी लिया गया हो, लेकिन कुछ रहस्य हमेशा बचे रहते हैं। वो रहस्य जो कहानियों को जिंदा रखते हैं और हमें सवाल पूछने पर मजबूर कर देते हैं। ये कहानी भी उन्हीं अधूरे सवालों में से एक है। क्या आप जानते हैं वो सफेद तितली किसकी आत्मा थी? क्या रानी लक्ष्मी को सच्चा सुकून मिला होगा? ये सवाल शायद हमेशा सवाल ही रहेंगे, लेकिन ये सवाल ही हैं जो हमें इस कहानी के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। उम्मीद है आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप किस तरह की कहानी सुनना पसंद करेंगे। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप हमें व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर लिख कर भेज सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।